तन स्वस्थ तो मन प्रसन्न, यही है जीवन का सच्चा धन। नमस्कार जौहर, मैं रूपाली दास स्वागत करती हूँ आप सभी का दूरदर्शन के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। इस कार्यक्रम में हम अपने दर्शकों को विशेषज्ञों के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हैं। स्वास्थ्य चर्चा में आज का हमारा विषय है ऑटिज्म और होम्योपैथी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि आज के समय में ऑटिज्म जैसी जो बीमारी है वो काफ़ी तेज़ी से जो है बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है। इससे बच्चों को न केवल शारीरिक बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। इसलिए लोगों के पास ये जानने की जानकारी होनी चाहिए कि ऑटिज्म क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे बचने के उपाय क्या होते हैं। इसी कारण आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है होम्योपैथी डॉक्टर प्रियंका त्रिवेदी को, जिन्हें मेडिकल के क्षेत्र में 15 सालों का अनुभव है। आपका दूरदर्शन पर बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर। थैंक यू सो मच। तो प्रियंका जी, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगी कि ऑटिज्म क्या है और आज के समय में यह इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है? देखिए, ऑटिज्म जो है ना एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो उसकी एक्टिविटीज़ में अगर किसी तरीके के कुछ चेंजेस आ जाए जो कि नॉर्मल नहीं है तो हम उसे बोलेंगे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। ये यूजुअली बच्चों में देखा जाता है और कई बार होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो उसको इग्नोर कर देते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को तो ये हो नहीं सकता है, और बाद में जब बच्चा बड़ा होता है, टीनेजर होता है, तब ये साइन सिम्टम्स और ज़्यादा दिखते हैं और तब फिर उस बच्चे को या उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सोशल में अपने आप को स्थापित करने के लिए। तो आज के समय में अगर हम देखें तो ये जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो इसका कारण क्या है? देखिए, एक तो अगर हम बात करें तो इसका जेनेटिक फैक्टर बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि डीएनए में म्यूटेशंस होते हैं जिसके कारण अभी बच्चों में ऑटिज्म बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। इसके कारण अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटल फैक्टर एक बहुत कॉमन फैक्टर हो गया है, जिसका पॉल्यूशन हो सकता है, आपके खान पान हो सकते हैं, आपका लाइफस्टाइल भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, जब माँ गर्भवती होती है उस वक्त अगर ऐसे कोई टॉक्सिन से उनका इंटरैक्शन हुआ या ऐसी कोई दवाइयाँ ली या बहुत स्ट्रेस में थे या किसी टाइप की कोई इंजरी हुई जिसके कारण बच्चे के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही हैं, तो वो बच्चा हो सकता है कि ऑटिज्म हो जब पैदा हो। कई बार क्या होता है, अगर बच्चा लो बर्थ है, मतलब बर्थ जब हुआ बट कम वेट का था, तो उसको भी कई बार हो सकता है कि ऑटिज्म की बाद में शिकायत आए। प्री टर्म है, अपने जितने दिन में बच्चे को पैदा होना चाहिए था, अगर वो उससे पहले हो जाता है तो भी कई बार क्या होता है, बच्चे को एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में तकलीफ होती है, जिसके कारण कई बार उनमें भी ऑटिज्म के साइन और सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। आजकल अब आप देख रहे हैं कि शादी जो है वो 30s में हो रही है, लेट 40s में हो रही है। तो अगर आप बहुत लेट शादी करते हैं या अगर आपने बच्चे की प्लानिंग भी आपके लेट एज में की है तो ये भी एक आजकल बहुत बड़ा फैक्टर है ऑटिज्म होने के लिए। जी, तो ऑटिज्म के जो वो लक्षण हैं वो कैसे हमें पता चलेगा कि किसी जो कोई बच्चा है वो जो है ऑटिज्म से पीड़ित है और इसे किस तरह डायग्नोस किया जाता है? हाँ, तो देखिए, पहले हम ऑटिज्म को ना 5 डिविजन्स में करते थे, अब हम 3 डिविजन्स में करते हैं इसको डिवाइड। पहला जो कॉमन है वो है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होगा, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट जो है, मतलब लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो गई, स्पीच प्रॉब्लम हो गई, अपनी बात को सही तरीके से सही शब्दों में रखने में दिक्कत होगी, हिचकिचाएगा, हकलाएगा, एक शब्द में रुक जाएगा, थोड़ा सोचेगा और फिर बोलना चालू करेगा। कई बार क्या होगा कि वो अपने आप को एनवायरनमेंट में, जैसे कि हम एक सोशल गैदरिंग में गए, वहाँ पर वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं कर पाएगा, या हो सकता है उसके आजू बाजू जो व्यक्ति बातें कर रहे हैं या जो लोग उसको समझाना चाह रहे हैं, कई बार वो उसको समझ में नहीं आएगा, तो उससे क्या होगा, उसका इंटरेस्ट जो है वो लोगों से बात करने में हट जाएगा। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीट करेगा, जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर कोई बच्चा है, या तो छोटा है या बड़ा व्यक्ति, क्योंकि टीनेजर के बाद भी कई बार ऑटिज्म के साइन सिम्टम्स आते हैं जिसको आप देख सकते हैं, तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा उन व्यक्तियों में जो कि ऑटिज्म से ग्रसित है। जैसे कि मान लीजिए बार बार ऐसे रॉकिंग करते रहेंगे, आप कुछ भी बोल रहे हैं, ये मोशन उनका कंटिन्यूअसली रहेगा, चाहे आप उनको कितना भी करेक्ट करने की कोशिश करें या वो खुद सोचे कि हमें ये नहीं करना है, बट ये एक इनवॉलंटरी मोमेंट होगा जो वो करते रहेंगे। जैसे किसी बात पे ऐसे ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा दी उन्होंने, या ऐसे 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 हिल रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा घबरा गए या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, बहुत एबनॉर्मल बिहेव करने लग जाएंगे, सडन
सडनली चिल्लाने लग जाएंगे और एक पैटर्न या एक बात को वो कंटिन्यूसली रिपीट करने लग जाएंगे। नॉर्मल व्यक्ति जो होगा या नॉर्मल बच्चे होंगे वो अपनी बातों को नॉर्मली रखेंगे, जैसे कि मुझे पानी पीना है। बट ऐसे व्यक्ति ये डायरेक्ट ना बोल के इनकी लैंग्वेज जो होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। वो पहले कंफर्म करना चाहेंगे कि मुझे क्या बोलना है, तो उनको सही सेंटेंस नहीं समझ में आएगा कि अगर मुझे पानी पीना है तो मुझे क्या बोल के मांगना चाहिए पानी। तो वो कई बार ऐसे बोलेंगे, क्या तुमने पानी पिया? तो वो एक कंटिन्यूसली रिपीटिव होगा उनके साथ, वो हमेशा ऐसे ही बोलेंगे। तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, जो नॉर्मल लोगों में नहीं होता है। ये सोशल गैदरिंग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, अकेले खेलना चाहेंगे, अपना समय अकेले बिताना चाहते हैं। ये नॉर्मली हर स्किल में बहुत अच्छे नहीं होते हैं। बट अगर माइल्ड आपको ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं तो कई व्यक्ति को बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी मेडिकेशन के ये आराम से अपनी लाइफ निकाल सकते हैं। मॉडरेट है तो इनको कुछ कुछ सहायता की ज़रूरत होती है, मेडिसिन की ज़रूरत होती है। और अगर सीवियर काइंड ऑफ ऑटिज्म के सिम्टम्स आ रहे हैं तो इनको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है। और ये शुरुआत में जब बच्चा 18 महीने का या 3 साल 5 साल पे आता है, ये आराम से आप उसमें देख सकते हैं। जी, आजकल एक टर्म आ रहा है ऑटिज्म को लेकर, विजुअल ऑटिज्म, ये क्या है? ये तो पेरेंट्स का दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्लिनिक में भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट और केसेस आते हैं। 6 महीने का बच्चा हुआ, माँ बिजी है, फादर बिजी है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, क्या क्या उनको मोबाइल दे दिया। अब उनको आदत है सब कुछ मोबाइल करने की, या तो इकलौता बच्चा है अपने घर में तो उनको किसी बच्चों से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो एंगेज कैसे होंगे? मोबाइल से होंगे या टेलीविजन से होंगे। जब 6 महीने के बच्चे को या 1 साल के बच्चों को आप कंटिन्यूसली मोबाइल या टेलीविजन, लैपटॉप, ऐसी चीज़ों का स्क्रीन बेसिकली देते हैं, उनका मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो वहीं रुकना चालू हो जाता है। जिस एज में बच्चे को 5-7 शब्द बोलने चाहिए थे, उसने क्या किया, वो खाली देख रहा है मोबाइल और वहीं सीख रहा है, उसने बोलना बंद कर दिया है। तो ये मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं कि मेरा बच्चा पहले तो शुरू में अच्छा बोल रहा था, पापा बोलता था, मम्मी बोलता था, पिछले 3 महीने से इसने सब कुछ बोलना बंद कर दिया है, ना ये अपने टॉयज से खेलता है, चुपचाप बैठा रहता है, अगर इसको कुछ बोलो तो ये रिस्पॉन्ड भी नहीं करता है। तो मेरा ये निवेदन है उन माताओं से, उन पिताओं से, इनफैक्ट ऐसी दादी लोगों से, बाबा लोगों से, ग्रैंड पेरेंट्स से भी, कि अगर आप बच्चों को देख रहे हैं तो कोशिश करें कि 3 साल के बच्चों को कम से कम या 0 टेलीविज़न दिखाएं, क्योंकि आजकल ये बहुत बड़ा कारण है बच्चों में विजुअल ऑटिज्म का। और अगर आप जैसे स्क्रीन हटाएंगे, इनका इंटरैक्शन बढ़ाते हैं तो ये बच्चे नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी भी इनको सहायता नहीं दी और अभी भी ये कंटिन्यूसली टीवी देख के या मोबाइल देख के खाना खाते हैं, दूसरों के साथ खेल नहीं रहे हैं, कूद नहीं रहे हैं, तो ये बढ़ता जाएगा और आगे जाके फिर ये परमानेंट हो जाता है। जी, तो क्या हम ऑटिज्म को जो है वो मेंटल डिसऑर्डर कह सकते हैं? देखिए, ऑटिज्म मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। ये आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे हमारे सोसाइटी में कि जिनको ऑटिज्म है, लोग उनको बहुत ख़राब तरीके से ट्रीट करते हैं। ये मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, ये डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि अगर 6 महीने के बच्चे को 3 शब्द बा पा बोलना चाहिए था, वो नहीं बोल पा रहा है। 1 साल का बच्चा जो चल सकता था और ज़्यादा वर्ड्स बोलता और अपने माँ के बोलने पे ज़्यादा अच्छी तरीके से पलट कर मुस्कुराता या हाथ हिला करके, या वो माँ के कमांड को फॉलो करता, ये अगर उन बच्चों में धीरे हो रहा है, जो 6 महीने में होना चाहिए था वो 1 साल में दिख रहा है आपको, जो 1 साल में बच्चों को सीख लेना चाहिए था वो आप 2 साल में देख रहे हैं। मतलब उनका डेवलपमेंट नॉर्मल है, ब्रेन नॉर्मल है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं उनको करने में तकलीफ हो रही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये 2 अलग चीज़ें हैं, प्लीज़ इनको सेम मत करिए और लोगों को बेकार तरीके से ट्रीट भी मत कीजिए, इन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। जी, तो ऑटिज्म जो हम बात करते हैं, तो अगर कोई बच्चा जो है वो ऑटिज्म से पीड़ित है तो उस इंडिविजुअल को और उसके परिवार पर ऑटिज्म का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? देखिए, पहले तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि हम पहचानें कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है कि नहीं है। 90% जो पेरेंट्स हैं या जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो इग्नोर कर देते हैं कि नहीं नहीं मेरे बच्चे को नहीं हो सकता है ना। कई बार क्या होता है, बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ है लेकिन ऐसे हालात में रहा, या आपने टीवी दिखाया, मोबाइल दिखाया, या आप उसको उतना समय नहीं दे पाए कि वो उतना डेवलप नहीं कर पाया। तो उस कंडीशन में पहले आप देखें,
18 महीने के बच्चों में साइन सिम्टम्स आने लग जाते हैं, क्योंकि 18 महीने का बच्चा आराम से अपने से खड़े होकर बिना किसी हेल्प के चल सकता है। अगर आप बेसिक कमांड देते हैं तो वो समझ सकता है। आप बोलेंगे कि ज़रा वहाँ से वो खिलौना लेकर आओ, वो जाएगा नॉर्मली उठ करके और लेकर आएगा। अगर 18 महीने से 24 महीने के बच्चे हाथ से चलकर जा रहे हैं, पैरों पे ज़्यादा नहीं फोकस कर रहे हैं, अकेले बैठना चाहते हैं, एक ही टॉयज़ के साथ खेलना चाहते हैं, आप कितना भी उसको बार बार समझाना चाहेंगे वो नहीं बोलेगा। एक ही शब्द को हर चीज़ पे रेफरेंस देगा, जैसे कि पानी। अगर उसको खाना खाना है तब भी वो बोलेगा पानी, उसको नहाने जाना है तब भी वो बोलेगा पानी। आप कितने भी करेक्ट करना चाहेंगे बच्चे को, वो शब्द नए नहीं सीख पाएगा। इसका मतलब है कि नए शब्दों को या नई चीज़ों को सीखने में उसको बहुत मेहनत लग रही है। अगर अभी आपका बच्चा अकेले खेल रहा है, 5 बच्चों के साथ और गया, वो नहीं खेलेगा उनके साथ। और उसको बच्चे को ये भी नहीं समझ में आएगा कि मुझे शेयर करना है, या दूसरे बच्चे के इमोशंस भी वो समझ नहीं पाते हैं। उनसे लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा भी ऐसे बच्चों में आता है। आप ही ने बोला कि अभी टीवी नहीं देखना, अभी सोने का टाइम है, सो जाओ, वो आपसे इस बात पे हर बार लड़ना चालू करेगा। अगर डर गया है, घबरा गया है, तो वो अगेन जैसे कंटिन्यूसली क्लैप कर रहा है, पैरों को ऐसे हिलाएगा या मुंडी ऐसे हिलाएगा। आपने कुछ बोला, वही शब्द को वो घंटों रिपीट करता रहेगा। ये नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं है। तो अगर ये चीज़ें आप शुरू में देखते हैं, इग्नोर मत करिए, आप जाइए तुरंत। इसमें कुछ खराबी नहीं है और ना ही इसमें कोई शेम है। आप इसको समझिए, अपने बच्चे को हेल्प करिए और आप भी ट्रेनिंग लीजिए कि ऐसे बच्चों को हमें कैसे सोशलाइज करना है, घर में कैसे ट्रीट करना है। ये बच्चे अगर फैमिली में अच्छे से आप सिखाते हैं, इनको समझाते हैं, तो ये फैमिली में बहुत अच्छी तरीके से गेट करते हैं, जेल करते हैं। इनफैक्ट अगर इनके फ्रेंड्स हैं जिनसे इनकी तालमेल जम गई, ये उनके साथ भी बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। बट वही किस डिग्री पे ऑटिज्म है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें होम्योपैथी में, तो होम्योपैथी में किस तरह से जो है वो ऐसा डायग्नोस किया जाता है कि ऑटिज्म जो है वो किस डिग्री का है, या फिर उसे किस तरह ट्रीट किया जाना चाहिए? देखिए, ऑटिज्म डायग्नोस करने के लिए कोई आज तक ब्लड टेस्ट या कोई ऐसे रिपोर्ट्स नहीं हुए हैं। आपके साइन सिम्टम के बेस पे ही होम्योपैथी डॉक्टर हो या कोई और डॉक्टर हो, वो आपको बताएंगे कि ये यहाँ पर नॉर्मल होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है। आपको बोलेंगे कि आप लिख करके एक डायरी बनाएं और डॉक्टर से फिर डिस्कस करें। डॉक्टर भी कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, कुछ टेस्ट कंडक्ट करता है फिजिकली मेंटली देखने के लिए कि बच्चा कितना शार्प है। उसके बेस पे हम बोलते हैं कि ऑटिज्म है। माइल्ड ऑटिज्म जो होगा ना, वो शायद एक ही जगह पे अटकेगा, बाकी उसकी सब चीज़ें अच्छी होंगी। मतलब आपसे बात करने में भी अच्छा है, उसको बाहर जाने में भी दिक्कत नहीं हो रही है। कई बार क्या होगा, बच्चा पूरी तरीके से ठीक है बट सडनली 15 साल 16 साल का है और किसी कारण से बहुत माइल्ड सिम्टम्स ऑटिज्म के दिखेंगे। इनको थेरेपी के और दवा के थ्रू आप ठीक कर सकते हैं। कुछ में जिनमें सीवियर होता है उनको लाइफ लॉन्ग केयर लेने की ज़रूरत होती है। तो उस केस में जैसे कि मैंने बोला कि होम्योपैथी मेडिसिन जो होती हैं वो आपके साइन सिम्टम्स पे बेस होती हैं। बहुत बेसिक एग्जाम्पल, जो 1 ईयर का माइलस्टोन होता है उसमें बच्चे को खड़े होना आना चाहिए। मान लीजिए ऐसे कोई पेरेंट आए मेरे पास और वो बोल रहे हैं कि हम कुछ भी बोलते हैं, बच्चा मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा है, 1 साल हो गया है, एक शब्द नहीं बोल रहा है और ये खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। बाकी बच्चे जो इसके एज के थे वो तो बहुत आगे निकल गए हैं। तो हम पूरा हिस्ट्री लेंगे, नॉर्मल है या नहीं है वो देखेंगे और उस हिसाब से हम उनको कुछ दवाएं देना चालू करेंगे। होम्योपैथी में से बहुत सारी दवाएं हैं, बायो कॉम्बिनेशंस हैं जो हेल्प करते हैं आपके माइलस्टोन को नॉर्मल करने में, प्रॉपर करने में। तो ये हो गया छोटे बच्चों के लिए। मान लीजिए कोई 10 साल का बच्चा आता है, 15 साल का बच्चा आता है, उनमें एग्रेशन होगा, उनमें फोबिया होगा कि मुझे, उसको मालूम है कि मैं नॉर्मली लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो मैं इन लोगों के लिए नहीं बना हूँ। या तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, या उसके बिहेवियर इश्यूज़ हैं, या बात करने में, स्पीच में प्रॉब्लम हो रही है, लैंग्वेज इश्यूज़ हैं, या समझने में दिक्कत हो रहा है। तो इन साइन सिम्टम्स के बेसिस पे हम होम्योपैथी दवा देंगे। ये ज़रूर लंबा समय चलता है, साथ में कुछ आपको थेरेपीज़ भी चाहिए होंगे। जब आप दोनों चीज़ों को साथ में लेते हैं और लंबे समय तक लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप माइल्ड सिम्टम्स को तो ठीक कर सकते हैं। सीवियर जिनमें ऑटिज्म देखे गए हैं उनमें अगर लंबे समय तक चले तो 50 to 70% बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा गया है। तो आप याद रखिए, होम्योपैथी ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके ऑटिज्म के लिए, क्योंकि आप लंबे समय तक ले सकते हैं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। जी, तो अगर हम बात करें ये होम्योपैथी ट्रीटमेंट की, तो अलॉन्ग विथ होम्योपैथी ट्रीटमेंट अगर किसी को जैसे मॉडरेट या फिर सीवियर प्रॉब्लम है ऑटिज्म की,
तो वो साइड में कुछ और भी ट्रीटमेंट साथ में ले सकते हैं क्या? हाँ, देखिए थेरेपीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसमें बोलते हैं फिजिकल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, लैंग्वेज थेरेपी, उसके बाद आपके इमोशनल थेरेपीज हो गए, सोसाइटी में आपको कैसे इंटरैक्ट करना है, ये सब की ट्रेनिंग स्पेसिफिक टीचर्स होते हैं, स्पेसिफिक स्कूल्स होते हैं जो कि अब बहुत आराम से आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह मिल जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, घर पे तो सपोर्ट करना है, खुद भी जाके ऐसे क्लासेस करने हैं, क्योंकि वो टीचर्स आपको समझाएंगे कि जब आपका बच्चा इमोशनली अटकता है तो आपको कैसे बिहेव करना है, क्योंकि एक आप ही होंगे, पेरेंट ही होंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चों के साथ बिताते हैं। साथ में ये ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से जोड़कर शब्दों को वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर किसी को लैंग्वेज इश्यूज़ हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो वो उनके लैंग्वेज पे वर्क करते हैं। कम्युनिकेशन पे है, कहीं कोई शब्दों पे अटक गए हैं तो वहाँ पे करते हैं। बिहेवियर थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मैंने बताया ना, अगर बहुत भीड़ में गए बच्चा घबरा जाएगा, फिर वो बहुत एग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि उसको नहीं समझ में आता है सामने वाले के इमोशंस, और उसको ये भी नहीं समझ में आता है कि अगर मेरे पास कोई स्पेसिफिक इमोशंस हैं मैं उसको कैसे निकालूंगा। तो वो क्या करेगा, गुस्सा करेगा, मारा पीटी करेगा, अब्यूजिव लैंग्वेज पे चला जाएगा। तो स्लोली करके ये जो स्कूल्स हैं, ये जो टीचर्स हैं, हेल्प करती हैं उनको कि अपने इमोशन को हम सामने वालों को सही शब्दों में कैसे बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप होम्योपैथी के साथ लेते हैं तो बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली मैं बोलूँ तो होलिस्टिक अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीवियर केसेस हैं तो उसमें आप दूसरे पैथीज भी ले सकते हैं, साथ में आप होम्योपैथी भी चला सकते हैं। तो साथ में दोनों दवाइयाँ चल सकते हैं आपके। मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट है। कई बच्चे ऐसे होते हैं या कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि ऑटिज्म से ग्रसित होते हैं, मगर वो ब्रिलियंट होते हैं कुछ एक दो चीज़ टास्क पे। माता पिता को वो पहचानना है या उनके जो टीचर्स हैं उनको वो पहचानना है और हेल्प करना है, वो स्पेसिफिक चीज़ को और बढ़ावा देना है, एनहांस करना है। बाकी चीज़ों पे वो बच्चा लैक करेगा, उसे छोड़ दीजिए, बट जिसमें वो अच्छा है अगर आप उसको उसके इंटरेस्ट के हिसाब से डेवलप करेंगे तो हो सकता है ये बच्चा जो है कहीं ना कहीं अपना बहुत बड़ा नाम कमाए। जी, तो ऑटिज्म जो है उसका कोई, अगर हम बात करें तो पूरे तरीके से वो ख़त्म हो सकता है, जो अगर कोई भी व्यक्ति उससे ग्रसित है, और अगर हाँ ऐसा है तो, और अगर नहीं है तो फिर क्या उसे लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, चाहे वो माइल्ड हो या फिर मॉडरेट या फिर सीवियर, लाइफ लॉन्ग उसे दवा लेनी पड़ेगी? ऑटिज़म एक लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है, ये आपके साथ रहेगा। अगर माइल्ड है तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे इसके साइन सिम्टम्स बहुत ख़त्म हो जाएंगे, चाहे वो आप दवा के साथ लें, होलिस्टिक अप्रोच के साथ लें। आपको हेल्प चाहिए, आप ये ध्यान रखें। विदाउट हेल्प आप इस पे बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर माइल्ड केसेस हैं तो आप देखेंगे कि माइल्ड केसेस में पता भी नहीं चलता है लोगों को कि इनको ऑटिज़म है, क्योंकि ये थेरेपीज के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू, फैमिली सपोर्ट, केयर टेकर्स जो होते हैं उनके सपोर्ट से ये इतने नॉर्मल हो जाते हैं कि कभी कभार एक दो चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर वो अपने इमोशंस इतना ज़्यादा दिखाएंगे तभी समझ में आएगा। फिर अगर हम देखें कि मॉडरेट पे है, ये भी आपके साथ जीवन भर रहेगा, बट उस व्यक्ति को समझ में आ गया है कि मुझे कैसे कंट्रोल करना है, तो 50 to 70% कंट्रोल कर लेगा। और अपने आजू बाजू के लोगों के साथ उनको भी अवेयर अगर वो करता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो भी सपोर्ट करते हैं। बहुत ईजिली आराम से लाइफ चलिए, कोई दिक्कत नहीं होता है, वो नॉर्मल सब कुछ अपने काम कर सकते हैं। मेहनत होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवियर साइन सिम्टम्स ऑफ ऑटिज़म आते हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाया है। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं, 300 लोगों में एक केस ऐसा होगा जिनको बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स होंगे ऑटिज़म के, साइन सिम्टम्स ज़्यादा होंगे। उनको जीवन भर किसी ना किसी का सहारा हमेशा लेना पड़ता है। वैसे व्यक्ति को आप हमेशा अकेले नहीं छोड़ते हैं, और हाँ, उनके लिए लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। जी, तो हम जो ऑटिज़म की बात कर रहे हैं, तो जब हम इसमें होम्योपैथी मेडिकेशन लेते हैं तो उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं एक पीड़ित को? होम्योपैथी के कोई नुकसान नहीं होते। अच्छी चीज़ ये है, अगर आपने अपनी डॉक्टर की सलाह से पूरा मशवरा किया और फिर दवाएं ली हैं, और समय समय पे उन्होंने आपको बुलाया है मिलने के लिए, दवाएं बदलने के लिए, तो आप ये लाइफ लॉन्ग लेंगे, आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा, इनफैक्ट इम्प्रूवमेंट ही दिखेगा। बट हाँ, ऐसे कंडीशन में कि किसी ने बोला, जैसे आपने मुझे बोला कि ये दवा मेरे बच्चे को मैंने दी या मेरे डॉक्टर ने मेरे बच्चे को दी, तुम भी दो, तब अगर आपने दिया तो हो सकता है आपको नुकसान हो। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है कि होम्योपैथी जो है वो इंडिविजुअलाइजेशन, मतलब व्यक्ति के कैसे साइन सिम्टम्स हैं सर से लेके पैर तक के,
उसके बेस में हम निकालते हैं। अब होम्योपैथी कम से कम इतनी सारी दवाएं हैं ऑटिज्म के लिए, उसमें से आपके लिए कौन सी है, आपके सिम्टम्स के लिए कौन सी है, कितनी पावर होने चाहिए, कितने रिपीटेशंस होने चाहिए, कब तक देना है, ये डॉक्टर ही डिसाइड करता है। तो हमेशा अगर आप होम्योपैथी की मदद ले रहे हैं तो साइन सिम्टम्स के बेस पे किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही जाएं, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे और आप लंबे समय तक लेंगे तो भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और इम्प्रूवमेंट तो डेफिनेटली दिखना ही दिखना है। क्योंकि मैंने भी ऐसे कई पेशेंट्स को, चाहे वो बच्चे हों, अडल्ट्स हों या टीनेजर्स हों, उनको होम्योपैथी से हेल्प किया है और उनमें काफ़ी अच्छे इम्प्रूवमेंट्स दिखे हैं हमें। जी, तो क्या आप जो है एज अ डॉक्टर जो हैं वो जो ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं उन्हें कुछ सलाह देना चाहती हैं? देखिए, बच्चों को तो इनिशियली हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आप अडल्ट हैं, समझ सकते हैं अपनी चीज़ों को, तो उनके लिए तो मेरी यही सलाह है कि जितना आप अपने लोगों से मिलेंगे, घुलेंगे और इंटरैक्शन करेंगे, अपने बारे में लोगों को बताएंगे, फ्रेंड्स को बताएंगे, जितने फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करेंगे आपका जीवन उतना ही आराम से निकल जाएगा। क्योंकि जब आपके आजू बाजू वाले लोगों को मालूम है कि आप ये प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। ये याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव है और आपके साथ बेकार व्यवहार कर रहा है, वैसे व्यक्तियों को आप अवॉइड करेंगे। पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ऐसे व्यक्तियों के जो रिलेटिव्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऐसे व्यक्तियों के लाइफ में। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आप जानते हैं ऐसे व्यक्ति को कि जो कि ऑटिज्म से ग्रसित है, तो आप अपने आप को ट्रेन कीजिए। मान लीजिए आपके बच्चे के क्लास में कोई बच्चा ऐसा है, तो आप अपने बच्चों को ट्रेन कीजिए कि ये स्पेसिफिक बच्चा स्पेशल है, इसको ये प्रॉब्लम है और इसके साथ तुम्हें ऐसे बिहेव करना है। ही इज नॉट नॉर्मल जैसे कि बाकी बच्चे हैं। सपोर्ट, हेल्प। और अगर हर पेरेंट अपने बच्चों को ये सिखाते हैं तो आप सोचिए कि वो बच्चा जो क्लास में जा रहा है, जो ऑकवर्ड फील कर रहा है, दोस्त यार नहीं बना पा रहा है, अपने आप को वहाँ सेट नहीं कर पा रहा, उसके लिए कितनी बड़ी हेल्प हो जाएगी। और पेरेंट्स को भी कंटिन्यूसली मेहनत करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स ये ना सोचे कि हमें ऐसे क्या, मतलब मैंने देखा है ऐसे क्लिनिक में बोलते हुए भी पेरेंट्स को कि हमने ऐसे क्या पाप किए कि हमारे साथ ऐसा। आपने कुछ नहीं किया है, ये होना था, ये जेनेटिक डिसऑर्डर था, ये हो गया। अब आप ये सोचिए कि आप अपने बच्चे को कैसे हेल्प करेंगे, क्योंकि जब तक आप काम नहीं रहेंगे आपका बच्चा भी वैसे ही बिहेव करेगा। आप एग्रेसिव हैं, आप मारा पीटी कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गलत बिहेवियर कर रहे हैं, बच्चे को दिन भर बेकार बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, तो बच्चा वैसे ही डेवलप होगा। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दीजिए, सपोर्ट कीजिए, तब तो फिर बाकी जो आजू बाजू के लोग हैं वो सपोर्ट करेंगे। और अगर आप ही ने हाथ खींच लिया अपने बच्चे से तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? नॉर्मल ही है, आप उसको आराम से ईजिली लीजिए। तो ऑटिज्म से बचने के लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस जो है आज के समय में लोग ले सकते हैं जब ये इतनी तेज़ी से फैल रहा है? देखिए, अगर जेनेटिक है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। बस आपको थेरेपीज देने हैं, होम्योपैथी दवा देनी है और बच्चे को जीवन भर सपोर्ट करना है। लेकिन जैसे मैंने बोला, आपने बोला विजुअल ऑटिज्म है, तो आप 3 साल के बच्चों को किसी भी तरीके का स्क्रीन ना दिखाएं, जंक फूड नहीं खिलाएं, न्यूट्रिशन वाला खाना दें। कई बार क्या होता है, बच्चा एकदम नॉर्मल हुआ है, सब कुछ अच्छा था, बट पेरेंट्स की लापरवाही से उसने न्यूट्रिशन नहीं खाया, जंक फूड खाया है, शुगर पे शुगर खा रहा है, बच्चा रोता है तो आप क्या करते हैं, टॉफ़ी लाते हैं। कहाँ बाहर से भी हम किसी बच्चे को मिलने जाते हैं, मान लीजिए मैं ही किसी व्यक्ति के घर गई, मुझे मालूम है बच्चा, तो हम क्या लेके जाएंगे, टॉफ़ी, चॉकलेट्स, जंक, चिप्स लेते हैं। ये मत कीजिए। नॉर्मल बच्चे को नॉर्मल न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, अच्छा घर का खाना और सब कुछ खाना सिखाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर न्यूट्रिशन अच्छा है तो आप अपने बच्चे के चांस को, जो ऑटिज्म की तरफ जा रहा था, काफ़ी हद तक हटा सकते हैं। टीवी मोबाइल मत दिखाइए, बहुत ज़्यादा विजुअल ऑटिज्म बढ़ रहा है और ये फिर कहीं ना कहीं जाके ना आगे मुझे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ग्रसित हो जाएंगे। जैसे कि अभी केसेस बहुत ज़्यादा है, 2010-11 से जो इंटरनेट सबको मिलना चालू हुआ है, टीवी का एक्सपोजर हो गया है, सब वर्किंग हो गए हैं, तो बच्चों को देखने का टाइम नहीं है। अब मैं देख रही हूँ कि विजुअल ऑटिज्म बहुत ज़्यादा है, बच्चा बोलेगा नहीं, फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि ऐसा क्या हुआ मेरे बच्चे के साथ कि सब कुछ बोल रहा था। तो आप ध्यान रखें कि आप ही हैं जो अपने बच्चों को इस तरफ लेके जा रहे हैं। एक बार ये प्रॉब्लम डेवलप हो गई तो वापस नहीं आएगी, फिर बच्चे के कोसने से कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने आप को पहले ठीक करना चालू करें। जी,
तो आपके जैसे क्लिनिक में आपने बताया कि ऑटिज़म से पीड़ित कई बच्चे आते हैं, उनके माता पिता भी आते हैं, तो उसमें कोई एक दो ऐसा केस बताइए जिसमें होम्योपैथी की मदद से जो है उन्हें बहुत लाभ मिला हो, या फिर उनका जो ऑटिज़म है वो उसका प्रभाव कम हुआ हो। मैं आपको 2 स्टोरीज बताती हूँ, 2 पेशेंट्स के बारे में बताती हूँ। एक 6 महीने की बच्ची आई थी, उसको मैंने कफ कोल्ड के लिए शुरू में देखा, फिर उसके पेरेंट्स उसको 9 महीने की जब वो बच्ची हुई तब लेकर आए, और उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास जब हम 3 महीने पहले लेकर आए थे तब तो मेरा बच्चा छोटा छोटा बात बोलता था, लेकिन अभी कुछ नहीं बोल रहा है, क्या हो गया? घबरा के एकदम आए कि इसने सब कुछ बोलना बंद कर दिया, बात नहीं कर रही है, क्या हो गया? जब मैंने हिस्ट्री ली तो पता चला कि माँ जो है दिन भर उसको मोबाइल देती है, दिन भर में 9 महीने की बच्ची दिन भर में 5 घंटे मोबाइल देख रही है। उसकी स्पीच चली गई, उसके कम्युनिकेशन चले गए, उसके इंटरैक्शन चला गया है। वहाँ पर पहले तो हमने मोबाइल हटाया, माँ और बाप को दोनों को बहुत काउंसलिंग की, बताया कि आपको स्पेसिफिक क्या रूटीन उस बच्चे के हिसाब से फॉलो करना है, और हमने दवा देना चालू की जिससे उसकी स्पीच जो है बोलने के लिए और उसकी एनर्जी लेवल्स, उसके बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो। वहाँ पे 3 महीने मुझे लगे, बट वो बच्ची अपने फर्स्ट बर्थडे के बाद काफ़ी नॉर्मल हो गई और अब वो नॉर्मल अपना जीवन जी रही है। अब उसमें ऑटिज्म के बहुत माइनर साइन सिम्टम्स हैं। एक बच्चा मेरे पास आया था 13 साल का, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन था और वो कंटिन्यूसली रिपीट करता था सब शब्दों को, जैसे कि मैंने बोला तुम्हारा नाम क्या है, कैसे हो, अच्छे हो, हाँ अच्छा हूँ, हाँ अच्छा हूँ, और कंटिन्यूसली करता था। हमने ये साइन सिम्टम्स के बेसिस पे कुछ सालों तक उसको दवा दिया, ख़त्म नहीं हुआ है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये रहता है लाइफ लॉन्ग, बट ये जो टेंडेंसी थी गुस्सा होने की, लोगों के साथ मिलने की नहीं, डर लगता था कि मैं जाऊँगा लोग मेरे मजाक उड़ाएंगे, वो सारी टेंडेंसीज काफ़ी मिनिमम हो गई हैं और अभी वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये 2 कुछ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किया। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी कि आपने हमारे दर्शकों के साथ अपना बहुमूल्य ज्ञान साझा किया। तो जैसे कि अभी डॉक्टर प्रियंका से बात करके हमें जानकारी मिली कि किस तरह से जो है आज के बदलते परिवेश में जो है वो मोबाइल या फिर स्क्रीन के जो हमारा यूज़ बढ़ गया है, उससे जो है बच्चे जो है ऑटिज़म का शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा जेनेटिक जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी बच्चों को जो है ऑटिज़म की परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इससे किस तरह बचा जा सकता है, इन सभी की जानकारी अभी हमें डॉक्टर प्रियंका ने दी। इसी तरह जो है स्वास्थ्य संबंधी अन्य जानकारी लेने के लिए आप स्वास्थ्य चर्चा के अन्य एपिसोड भी देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको YouTube पर जाकर दूरदर्शन झारखंड को सब्सक्राइब करना होगा। खैर, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे स्वास्थ्य चर्चा के अगले अंक में, तब तक के लिए जोहार।